व्योमकेश ने कहा। उनकी बात वे खुद ही अपने मुंह से कहते तो बेहतर होता। नहीं। ये तो सही बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये बच्चे थोड़े नादान हैं। ऊपर से मामले देख देख कर बहुत ही घबराए हुए हैं। शायद बात करते करते उलझन में पड़ जाए और आप सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। गहरी सांस लेते हुए व्योमकेश बोले, ठीक है, आप ही बताइए। समझ रहा हूँ आपकी बात, और उनकी बात में कोई फ़र्क नहीं होगा। व्यर्थ समय बर्बाद करने का क्या लाभ। नादान दोनों बच्चे कुछ कह न पाए। कामिनीकांत ने उनकी जुबानी कहानी बयान की। कहानी मोटे तौर पर यह है कि 2 साल पहले जब अनादि हलदर महोदय कलकत्ता में रहने लगे, तब निमाई निताई ने खबर पाई और अपने काका के पास दौड़े। वे अनाथ थे और काका उनके एकमात्र अभिभावक थे। काका को उन्होंने अपने पुराने घर में ले जाने के लिए बाध्य कर दिया। अनादि हलदर अत्यंत सज्जन और अच्छे इंसान थे। भाई पोते के प्रति उनकी स्नेह की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन कुछ दुष्ट लोग उनके अच्छे स्वभाव का लाभ उठाने लगे। उनके कानों में कुटिल बातें डालने लगे और उन्होंने निताई निमाई के प्रति अपना मन विरोधी कर दिया। अनादि हलदर ने निताई निमाई से संबंध तोड़ दिए। निमाई निताई न्याय और धर्म के अनुसार अनादि हलदर के उत्तराधिकारी थे। उन्हें डर था कि ये दुष्ट लोग काका को धोखा देकर संपत्ति हड़प लेंगे, शायद उन्हें मारने तक की साजिश करेंगे। तब निमाई निताई ने परामर्श किया और श्रीकांत होटल में कमरे किराए पर ले लिए और खिड़की से अनादि हलदर के घर पर नज़र रखने लगे। उनके घर में एक पुरानी दूरबीन थी, जिसे लगाकर वे अनादि हलदर के घर के अंदर की गतिविधियों का निरीक्षण करने का प्रयास करते थे। ये देखिए, वही दूरबीन। निमाई निताई में से किसी एक ने अपने चादर के भीतर से दूरबीन बाहर निकाल कर दिखाया। ये दूरबीन चमड़े की आवरण में लिपटी हुई थी और खींचने पर लंबी हो जाती थी। व्योमकेश ने उसे घुमाकर देखा और फिर वापस लौटा दिया। कामिनीकांत ने फिर से कहानी आगे बढ़ाना शुरू किया। निमाई निताई बारी बारी से होटल जाते और दूरबीन लगाकर खिड़की के पास बैठते। ये काम निसंदेह बच्चों जैसा था। कामिनीकांत को इसकी जानकारी नहीं थी। अगर पता होता तो इतनी हास्यास्पद स्थिति कभी होती ही नहीं। इस प्रकार कुछ महीने बीतने के बाद काली पूजा की रात आ पहुंची। रात करीब 10 बजे निमाई होटल जाकर दूरबीन लगाकर बैठ गया। इस बीच अनादि हलदर बालकनी में खड़े होकर पटाखे देख रहे थे। 11 बजे अचानक एक घटना घटी। अनादि पीछे के दरवाजे की ओर मुड़ गए, जैसे पीछे किसी की हलचल सुन ली हो। उसी क्षण बंदूक की गोली चल गई और वह गोली निमाई के कान के पास से निकल गई। वही बालकनी में अनादि गिर पड़े। कमरे के अंदर से निमाई नहीं देख पाया कि गोली किसने चलाई। हालांकि वह समझ गया कि अगर थोड़ी सी देर और होती तो गोली अनादि के शरीर को भेद कर उसे भी मार सकती थी। सौभाग्य से गोली सिर्फ उनके पास से निकली। निमाई तुरंत घर लौट आया और अपने भाई के साथ परामर्श कर उस रात ही कामिनीकांत के पास पहुंचा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह व्योमकेश अच्छी तरह जानते हैं। ये असली हालात है, इसमें एक भी झूठ नहीं है। व्योमकेश बाबू तर्कशील व्यक्ति है। वे ज़रूर समझते हैं कि पूज्यपात जैसे किसी बड़े आदमी को हिलोल तिलोल कर मारना किसी सभ्य घराने के बेटे के बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि पुलिस को खबर नहीं करनी चाहिए। पुलिस, खासकर आजकल की पुलिस, अगर ऐसे सुराग को पकड़ लेगी तो निताई निमाई को पूरी तरह तहस नहस कर देगी, निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर देगी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही अन्याय और अत्याचार की वजह से लोग देश छोड़कर चले जाते हैं। कामिनीकांत ने अपना कथन समाप्त किया। व्योमकेश ने डगमगाते हुए ऊंचा सांस लिया और कम आवाज में कहा, इन लोगों ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया होगा, है ना? उसका क्या हाल है? कामिनीकांत बोले, आवेदन दिया गया है, पर अदालत का मामला है, टाइम लगेगा। व्योमकेश बोले, मुझे यकीन है कि प्रभात कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, पर किताबों की दुकान उसके नाम पर है। अगर आप उस पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो वो लड़ाई करेगा। नहीं नहीं, अनादि बाबू ने जो कुछ दान के रूप में दिया है उस पर उनका लोभ नहीं है। तो व्योमकेश बाबू,
क्या हम उम्मीद करें कि आप श्रीकांत होटल की बात उजागर नहीं करेंगे? इस बारे में मैं सोच कर बताऊंगा। अगर निमाई निताई निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए। अच्छा, तो आज चलते हैं। तीनों उठ खड़े हुए और एक दूसरे की ओर देखा। नज़रों में बहुत कुछ कहा गया। फिर कामिनीकांत ने थोड़ा नम्र स्वर में कहा, आज हमने आपका बहुत समय लिया। क्षतिपूर्ति के तौर पर थोड़ा बहुत कहकर उन्होंने अपनी जेब से 500 के नोट निकाले और बढ़ा दिए। व्योमकेश के होठों पर मजाकिया ताना था। मेरे समय की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है, वैसे भी मैं रिश्वत नहीं लेता। कामिनीकांत तुरंत बोले, नहीं नहीं, ऐसा मत समझिए। आप अनादि बाबू की मौत की जांच कर रहे हैं, इसकी कुछ खर्चे होते हैं, वे खर्चे इन्हें देने चाहिए। अच्छा, अब आपका समय और हल्का नहीं लूँगा। नमस्कार। और नोटों को मेज़ पर रखकर वे अपने मुवक्किल के साथ तेज़ी से निकल गए। व्योमकेश ने नोटों को पलटकर अपनी जेब में रखते हुए कहा, रिश्वत कैसे दी जाती है ये सीख लिया। फिर वो मुंह मोड़कर मेरी ओर देखने लगा। कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो ये कोई असामान्य बात नहीं लगी। वो बोला, ऐसा किस्सा तुम लिख सकते हो? हिम्मत है? मैंने कहा, ऐसी बहुत सी सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें कथा के रूप में लिख पाना मुश्किल है। अगर लिख भी दो तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, पर जो सच है वह सच ही रहता है। ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। तर्क काफ़ी गर्म होने ही वाला था कि उसी समय फिर दरवाजे पर कोई मेहमान आया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। एक व्यक्ति सिर झुकाकर पूछ बैठा, आ सकते हैं सर? और फिर मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए। मैंने आश्चर्यचकित होकर देखा, विकास दत्त। लगभग 1 साल पहले चिड़ियाखाना के सिलसिले में उसकी मुलाकात हुई थी। उसकी मुस्कान वैसी ही अटूट है, लेकिन कपड़ों और पहनावे को देखकर लगता है कि किस्मत में थोड़ी कमी आई है। व्योमकेश ने उसका स्वागत किया और उसे बिठाया। हंसते हुए बोले, तो खबर क्या है? विकास ने कहा, खबर अच्छी नहीं है सर, नौकरी चली गई। अब फ्या फ्या करते घूम रहा हूँ। व्योमकेश का चेहरा गंभीर हो गया। नौकरी गई? किस वजह से? विकास ने कहा, अगर अपराध करता तो फांसी होती सर। अपराध नहीं किया इसलिए नौकरी गई। आप क्या कर रहे हो? काम की तलाश में घूम रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ काम है तो खबर लेने आया हूँ। व्योमकेश थोड़ी देर सोचकर बोले, काम? ठीक है, काम की बातें बाद में करेंगे। अब तो दिन हो गया है, यहीं पर खाना पीना कर लो। विकास के चेहरे पर आभारी मुस्कान उभर आई। नहीं सर, मुझे दोपहर में घर लौटना है। अगर कोई काम होगा उस वक्त फिर आऊँगा। विकास का चेहरा देखकर ऐसे लगा कि उसके घर कोई भूखा प्रियजन उसका रास्ता देख रहा है। व्योमकेश ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मेरे पास एक काम है। इस काम के लिए तुम्हारे जैसे समझदार आदमी चाहिए। एक आदमी के घर की खबर इकट्ठा करनी है। विकास ने अपनी जेब से डायरी जैसी एक किताब और पेंसिल निकाली। नाम? व्योमकेश ने कहा, शिवली मजूमदार। का नाम सुना है? शिवली मजूमदार गाना गाती है? हाँ, उसके पिता का नाम दयालहरी मजूमदार है। पता 13/3 रामतनु लेन, श्याम बाजार। इनका घर और यहाँ की सारी खबर इकट्ठी करनी है। लिखते हुए विकास ने कहा, कब तक खबर चाहिए? व्योमकेश ने कहा, ये एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे लंबे समय तक खबर इकट्ठा करनी होगी। पुरानी खबरें, वर्तमान की खबरें, घर में कौन आता जाता है, क्या बातें होती है, सारी जानकारी चाहिए। अनादि हलदर और प्रभात, इन दोनों नामों को याद रखो। जब भी कोई खबर मिले तुरंत मुझे बताना। ठीक है, आज ही शुरू करते हैं। डायरी और पेंसिल जेब में रखते हुए विकास खड़ा हो गया। व्योमकेश ने उसका हाथ पकड़कर एक 100 रुपये का नोट दिया और कहा, आज के लिए 100 रुपये रखो, काम पूरा होने पर और मिलेंगे। नोट हाथ में लेते हुए विकास कुछ देर तक खाली आंखों से उसी दिशा में देखता रहा। फिर आंखें उठाकर बोला, व्योमकेश बाबू, पेट में खाना नहीं होने पर तो चेहरा देखकर ही पकड़ लिया जाता है। आपने सही पकड़ा। चुपचाप व्योमकेश के पैरों की धूल झाड़ते हुए विकास तेज कदमों से बाहर निकल गया। व्योमकेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हंसते हुए कहा, थोड़े पैसे की सदती हुई। चलो अब देर नहीं करनी चाहिए, खा पीकर आराम कर लेते हैं,
वरना अभी शायद कोई नया मेहमान फिर से आ जाए। दोपहर के समय जब पुतीराम चाय लेकर आया तो मैंने देखा उसका चेहरा थका हुआ और पीड़ा भरा था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या बात है? पुतीराम बोला, फिर से एसिड वाली दर्द पकड़ ली है बाबू। व्योमकेश ने कहा, मैं दवा देता हूँ, तुम जाकर लेट जाओ, अब तुम्हें यहाँ खाना बनाना नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों से पुतीराम को आम्लदाह की तकलीफ थी। सादा सूखा नमक और इमली का चूरा उसे सहज नहीं होता था। व्योमकेश ने उसे जौ का पानी दिया और वापस आकर कहा, नीचे बता दो, मस्से से आज खाने पीने की व्यवस्था करवा दो। व्योमकेश ने थोड़ी सोच के बाद कहा, नहीं, चलो आज किसी होटल में खा आते हैं। आज 500 रुपये हाथ में आए हैं, थोड़ा खर्च भी तो होना चाहिए। मैं उनकी इस लापरवाही से सहमत नहीं हुआ और कहा, व्योमकेश, बुरा मत मानो, जब तुम्हें पता चला कि ये 500 रुपये रिश्वत की रकम है तब भी उसे लेना तुम्हारे लिए सही था? व्योमकेश बोला, इस सवाल का मैं बहुत तर्क दे सकता हूँ, पर अब नहीं करूँगा। मैंने पैसा इसलिए लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, घर चलाना और रोज़मर्रा के खर्च निकालने होते हैं। मैंने कहा, पर मान लो अगर आखिर में पता चल गया कि निमाई निताई ने हत्या की है, तब तुम क्या करोगे? क्या रिश्वत लेकर चुप रहोगे? वो जवाब में बोला, नहीं, मैं चुप नहीं रहने वाला, मैं उन्हीं को पकड़वा दूंगा अगर पुलिस पकड़ना चाहे। याद रखना, उन्होंने मुझे अनादि हलदर की हत्या की तफ्तीश के लिए पैसा दिया था, उन्होंने इसे रिश्वत नहीं कहा। अगर ऐसा है तो बात अलग है। तुम्हें डर नहीं है कि रिश्वत लेकर मैं अधर्म कर दूंगा? अगर मैं अधर्म करने वाला होता तो 500 लेकर संतुष्ट नहीं रहता, एकदम जोरदार दावत कर लेता। इतना कहकर व्योमकेश हंस पड़े। चाय खत्म हुई तो मैंने सिगरेट पकड़ ली। उस वक्त मुझे लगा अब और मेहमान नहीं आएंगे। तभी प्रभात आ पहुंचा। हाथ में एक छोटा पैकेट था। चेहरा देखकर लगता था कि हाल ही में बीमारी से उभरे हैं। आंखों में अभी भी कमजोरी के लक्षण बचे हुए थे। व्योमकेश ने कहा, आइए, अब कैसी तबीयत है? लज्जित मुस्कान के साथ प्रभात बोला, ठीक हो गया हूँ। उस दिन भला बुरा कहा था मैंने आप लोगों को। कोई बात नहीं, ये क्या लेकर आए हो? थोड़ी मिठाई। भीमनाथ की दुकान के सामने से गुजर रहा था, सोचा कुछ ले जाओ। पैक खोलने पर देखा कि मिठाई कम नहीं, करीब 25 रुपये कीमत के कड़े पाक के संदेश थे। उस दिन व्योमकेश ने उसकी मदद की, डॉक्टर और गाड़ी भाड़े का खर्च लिया था, इसलिए प्रभात ये भली भांति चैत करके लौटा रहा था। व्योमकेश प्रसन्न होकर बोले, अरे वाह, ये तो स्वर्ग की बात है। अजीत, आज किसका चेहरा देखा था मैंने, बता तो। मैंने कहा, जहाँ तक मुझे याद है तुमने मेरा चेहरा देखा और मैंने तुम्हारा। तभी समझो हमारे चेहरे सिर्फ सामान्य नहीं हैं। खैर, इन खाने की चीज़ों को अंदर ही रखो, बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं। व्योमकेश ने मिठाइयाँ अंदर रख दी और बोला, प्रभात बाबू चाय पियेंगे? नहीं, मैं चाय पीकर आया हूँ। उन्होंने कमरे के चारों तरफ देखा और पूछा, यहाँ सिर्फ आप दोनों ही हैं ना? व्योमकेश ने कहा, हाँ, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। मेरी पत्नी और बेटा अभी पटना में हैं। प्रभात की आंखें खुल गई। पटना? व्योमकेश ने कहा, हाँ, जो हलचल हुई उन्हें बाहर रखा है, आप समझ रहे हैं ना? अभी भी पटना याद है? पटना भूलना। प्रभात की आवाज़ गंभीर हो गई। जन्म भर मैंने वही बिताया है। कितने दोस्त हैं वहाँ। इशाक साहब है। इशाक साहब? मेरे उस्ताद। उनकी दुकान में काम करता था। उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे ऑफिस का काम सिखाया। इतने अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। अब बड़े हो गए हैं। कौन उनकी दुकान में काम कर रहा है कौन जानता है। शायद अब भी अकेले ही काम करते हैं। प्रभात ने सांस छोड़ी। व्योमकेश ने पूछा, पटना में वे किस मोहल्ले में रहते हैं? शहर में रहते हैं, वहाँ सब उन्हें जानते हैं। मैं और वहाँ नहीं गया, बस पटना से आया हूँ, फिर नहीं गया। व्योमकेश बाबू, आप तो कभी कभी पटना जाते हैं ना? अगली बार जब जाए इशाक साहब से मिलाए, कैसे है वो, बड़े होकर देखने का मन करता है। ज़रूर, मिलकर आऊँगा। और यहाँ की खबर क्या है? केष्ट बाबू कैसे है? प्रभात ने कहा, केष्ट बाबू चले गए। चले गए? हाँ, मेरे घर में उन्होंने नहीं ठहरना चाहा। माँ के साथ दिन रात झगड़े होते थे, फिर एक दिन खुद ही चले गए। अच्छा, तो आपका एक बोझ हल्का हो गया। और नृपेन बाबू,
क्या वे आपके दुकान में काम कर रहे हैं? हाँ। क्या काम करते हैं? किताबों की दुकान में बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। दूसरी दुकान से किताबें लानी पड़ती है, वीपी भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। ये सारे काम पहले मुझे ही करने पड़ते थे। और अब नृपेंद्र बाबू कहाँ है? ठीक है। प्रभात कुछ देर से व्योमकेश से बात कर रहा था। बीच बीच में मेरी ओर देखा, फिर वो मेरी तरफ मुड़कर बैठा और बोला, अजीत बाबू, याद है मैंने कहा था कि मैं आपके पास आऊँगा? इन सब हिसाब किताब में आ नहीं पाया। आपसे मेरी एक विनती है। क्या विनती है, बताओ? आप मुझे अपनी एक उपन्यास की कॉपी दे दीजिए। मैं तंगहाल प्रकाशक हूँ, नया दुकान खोला है। मैं वही दूंगा जो दूसरे प्रकाशक आपको देते हैं। नए प्रकाशक को किताब देने में जोखिम होता है। कब कहीं लाल बत्ती जल जाए कहा नहीं जा सकता। एक बार तो एक बदतमीज़ को किताब देकर मैं ठगा भी गया। मैं संकोच से बोला, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। व्योमकेश ने कहा, क्यों नहीं? जो उपन्यास तुमने पकड़ रखा है वो दे दो। प्रभात बाबू, आप निश्चिंत रहे, अजीत की किताब आपको मिल जाएगी। प्रभात उत्साहित होकर बोला, जब आपकी किताब बिक जाएगी तब मैं भुगतान कर दूंगा। अभी मेरी दुकान ठीक तरह से नहीं चल रही। किसी किताब को अगली बार कमीशन पर बेचकर जो फ़ायदा होता है उससे कुछ खास नहीं बनता। आपकी दुआ मिल जाए तो मैं दुकान बढ़ा कर लूँगा, जी जान से काम करूँगा, किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दूंगा। व्योमकेश ने कहा, यही तो चाहिए। तुम्हारी उम्र में काम के प्रति जोश होना चाहिए, फिर तुम तरक्की कर ही लोगे। प्रभात ने चुपचाप अपने पॉकेट से पर्स निकाला और उसमें से 2 नोट मेरे सामने रख दिए। देखा, 200 रुपये। सच में आज किसी का चेहरा देखकर मैं इतना रोमांचित महसूस कर रहा था। प्रभात बोला, अग्रिम राशि दे रहा हूँ, किताब लिखकर पूरा होने पर बाकी पैसा दे दूंगा। वो उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, रसीद ले जाओ। वो बोला, नहीं अभी नहीं, अब रसीद नहीं, पूरा पैसा देने पर रसीद लूँगा। शाम हो गई है, दुकान अभी खुली नहीं है। प्रभात बाहर चला गया। हम कुछ समय एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और उत्साह के भाव लिए रहे। फिर नोटों को स्नेहपूर्वक जेब में रखते हुए मैंने कहा, कागज़ के टुकड़े क्या? ये तो मानो सावन की बारिश की तरह लगातार 100 रुपये के नोट बरस रहे हैं। व्योमकेश ने कहा, इतनी खुशी सहन की जा सकती है। इस समय दरवाजे पर बंटुल की उपस्थिति हुई। उसका फिर चंदा लेने का समय आ गया। वो भक्ति भाव से हमारा प्रणाम कर बोला, चंदा लेने आया हूँ सर। व्योमकेश ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान का मतलब था, जीवन और व्यवसाय में केवल आय ही नहीं, व्यय भी होता है। बंटुल को बिठाया गया और व्योमकेश नोट लेने गए। कामिनीकांत द्वारा दिए गए नोटों में से एक नोट निकालकर उन्होंने बंटुल को दिया। बंटुल, छुट्टा है? हाँ है। बंटुल ने कमर से अपनी पर्स बाहर निकाली। काफ़ी मोटा पर्स था। उसमें छोटे छोटे सिक्के से लेकर विभिन्न संख्याओं के नोट तक सब रखे थे। कुछ 100 रुपये के नोट भी दिखे। बंटुल ने गिनकर बदली दे दी, फिर पर्स को फिर से कमर में बांध लिया। बंटुल का धंधा निस्संदेह फायदेमंद है। व्योमकेश ने बंटुल को सिगरेट दी। बंटुल, सुना है अनादि हलदर मर गया? बंटुल ने नज़रें झुकाकर धीरे धीरे सिगरेट लेते हुए कहा, सुना है। किसी ने गोली मारकर मारा है? हाँ, बस अफवाहें चल रही है। तुम तो बहुत खबर रखते हो, अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसने मारा? कोलकाता में लाखों लोग हैं सर, बीच में किसने मारा कैसे पता लगेगा? पर इतना कहना पड़ेगा, उसने खुद ही बेवकूफ़ी की। मेरा चंदा बंद न होता तो शायद मेरी ही जान चली जाती। मैंने उसे बचा लिया होता। बिल्कुल। पानी में रहने वालों को मगरमच्छ से झगड़ा करना ठीक नहीं। अनादि हलदार ने बेवजह हरकत की। अच्छा बंटुल, तुम लोग राइफल किराए पर देते हो? हाँ देते हैं। किस तरह की शर्तों पर देते हो? सर, एक दिन के लिए किराया कुल 25 रुपये। राइफल और 2 गोलियाँ मिलेगी, लेकिन किराए के समय 300 रुपये जमा करना पड़ता है। राइफल वापस करने पर किराया काट कर पैसा लौटाया जाएगा। आपको चाहिए सर? ज़रूरत नहीं, बस रास्ता जान लिया। अच्छा बंटुल, जिस रात अनादि हलदर मारा गया उस रात किसी को राइफल दी थी? बंटुल उठकर खड़ा हुआ। सर, ये बात नहीं कह सकता। किसी एक ग्राहक की बात अगर किसी और को कह दूँ तो बेईमानी होगी, हमारा धंधा नहीं चलेगा। अच्छा,
अब चलता हूँ, नमस्कार। बंटुल चला गया। तब शाम हो चुकी थी। व्योमकेश आराम कुर्सी पर लेट कर शायद झपकी लेने लगे। मेरा मन बार बार 200 रुपये की ओर लौटता रहा। पैसे लेने के बाद मुझे जल्दी उपन्यास खत्म करना था, लेकिन जल्दी में लिखना मुझे पसंद नहीं। मन शांत और निश्चिंत होने पर ही कलम चलती है। उपन्यास के बारे में सोचते हुए उसमें निमाई, निताई, प्रभात, बंटुल सभी समय समय पर उकी झुग्गी करते दिखे। 2 घंटे बाद जब पेट में भूख उठी, मैंने कहा, चलो अब बाहर चलते हैं, आज होटल का खर्च मैं दूंगा। व्योमकेश ने कहा, साधु साधु। हमारे घर के पास ही एक होटल है। होटल 2 मंजिला है। ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियाँ है। सीढ़ियों के ऊपर मोटे कद वाले मैनेजर टेबल पर कैश बॉक्स लिए बैठे रहते हैं। आसपास छोटी छोटी कोठरियाँ हैं जिनमें टेबल रखी है। खास भव्यता नहीं, लेकिन खाना अच्छा बनता है। होटल पहुंचते ही मैनेजर ने कहा, 5 नंबर। फौरन एक नौकर आया और हमें 5 नंबर की कोठरी की तरफ ले गया। एक गलियारे की दोनों तरफ कोठरियों की कतार थी। जाते जाते हम एक कोठरी के सामने आए और अचानक रुक गए। मैंने व्योमकेश को छूकर बताया। पर्दे के फाक से देखा तो केष्ट बाबू अकेले बैठे खाने में मग्न थे। उनकी सिल्क की पंजाबी पर बुना हुआ शॉल था। चेहरे पर धन गर्व का गंभीर भाव। उनके सामने सफ़ेद कपड़े से ढकी टेबल पर कई प्लेटों में शाही व्यंजन रखे थे। एक प्लेट में पूरा रोस्ट चिकन रखा था। पास में एक बोतल भी थी। केष्ट बाबू खाने में व्यस्त थे। बाहर के दरवाजे से हमारी उपस्थिति का ध्यान नहीं दिया। हम पास की कोठरी में जाकर बैठ गए। जब नौकर को आदेश दिया गया तो उसने खाना लाकर रखा। हम खाने लगे, लेकिन मैंने देखा कि व्योमकेश पहले जैसी प्रसन्नता में नहीं थे, जैसे कि वो अच्छे अच्छे खाने का आनंद नहीं ले रहे हो। आधा घंटा भोजन करने के बाद हम कोठरी से बाहर निकले। मैनेजर की टेबल के सामने केष्ट बाबू होटल का बिल चुका रहे थे। शाही अंदाज में उन्होंने पॉकेट से 100 रुपये का नोट निकाल कर टेबल पर रख दिया। आज मैंने 4 बार 100 रुपये के नोट देखे। लगता है देश अचानक अमीर बन गया है। अंग्रेज़ों के जाने से पहले ही हमारी किस्मत खुल गई। स्वतंत्रता पाने में देर नहीं। मैनेजर ने बकाया हुआ भाड़ा लौटाया। केश बाबू ने उसे तिरस्कार से अपनी जेब में डाल दिया और पीछे मुड़कर चले गए। हम उनके पीछे थे। हमारी आंखें मिली। केष्ट बाबू का जबड़ा ढीला पड़ गया। फिर उन्होंने झटपट खाना खाया और सीढ़ियाँ उतर गए। जब हम होटल का बिल चुकाकर बाहर निकले तब केष्ट बाबू गायब हो गए। घर की ओर बढ़ रहे थे। तब मैंने कहा, आज का दिन तो घटनाओं से भरा रहा और इतना पैसा भी निकला। चारों तरफ 100 रुपये के नोटों की बारिश हो रही है। व्योमकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो इतना? व्योमकेश ने कहा, चलो अजीत, पटना चलते हैं, सुबह एक ट्रेन है। मैं फुटपाथ पर रुक गया और बोला, पटना जाएंगे? और यहाँ का क्या? यहाँ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मतलब अनादि हलदर को किसने मारा ये समझ गए? शायद समझ गए, लेकिन उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं। हम फिर चल पड़े। कौन मारा? व्योमकेश ने आकाश की ओर देखा। मैंने समझा कि वह बेकार की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा, नहीं बताना चाहते तो मत कहो, लेकिन विकास दत्त को खबर जुटाने के लिए पैसा दिया है, उसका क्या होगा? विकास अच्छा लड़का है। खबर मिलने पर वो मुझे सही सही बताएगा। लेकिन असली खबर तो अब पता चल गई, तब और खबर की क्या ज़रूरत? शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन अधिक नहीं दोष देना चाहिए। सुंदर लड़कियां सच संवर कर क्यों करती है? बिना वजह नहीं होती, कारण होता है। अधिक नहीं दोष देना चाहिए। तुम क्या सुंदर लड़की हो? नहीं, मैं सुंदर युवक हूँ। मेरे लिए मेरी पत्नी का मन कैसा है यही देखना है। इसीलिए और देर नहीं, कल सुबह ही पटना। हमारे पटना यात्रा के बाद से स्वतंत्रता दिवस तक ये कुछ महीने हमारे जीवन की नियमित धारा को काफ़ी हद तक विचलित कर गए थे। विभिन्न विचित्र घटनाओं में उलझकर अनादि हलदर की हुई घटनाओं की याद धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। इस कहानी में उन सभी अवांछनीय घटनाओं का विस्तृत विवरण देना आवश्यक नहीं। बस संक्षेप में ये बताना पर्याप्त है कि ये 8-9 महीने कैसे बीते और फिर विशेष विषय पर लौटेंगे। पटना पहुंचने पर 10 से 12 दिन तक अपेक्षाकृत शांति में बीते। फिर एक दिन पुरंदर पांडे से हमारी मुलाकात हुई। पांडे जी लगभग 1 साल पहले पटना आकर बसे थे। उसी समय से उनका संबंध उस दुर्ग रहस्य से जुड़ गया था जब से हमने उनसे संपर्क किया था।
तब से अब तक मुलाकात नहीं हुई थी। पांडे जी प्रसन्न हुए और हम भी कम खुश नहीं हुए। पांडे जी मृत्यु रहस्य के अग्रदूत हैं। उनसे मिलने के कुछ ही दिन बाद एक रहस्यमय मृत्यु हुई और अंततः उसे सुलझाने का काम केवल व्योमकेश को करना पड़ा। वो एक दिन ये कहानी सुनाने की इच्छा व्यक्त करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारे छोटे जीवन में विभिन्न घटनाओं का समागम हो रहा था, बल्कि पूरे भारतवर्ष के जीवन में एक महान संधिक्षण तेजी से आगे बढ़ रहा था। स्वतंत्रता आ रही थी, रक्तरंजित शरीरों से भरे पथों में बाधाओं को पार कर। जब स्वतंत्रता आएगी, शायद वह मृत या मुरझाए शरीर में भी प्रकट होगी। उसे बचाने और जीवित रखने के लिए प्रत्येक भारतीय को अपने हृदय का रक्त निकाल कर देना होगा। फिर भी स्वतंत्रता आ रही थी। विदेशी अत्याचारी शासक की तलवार टूटी हुई भी बची रह सकती थी। आशा और चिंता में कंपित उन दिनों की याद आज भी शरीर में सिहरन पैदा करती है। एक दिन शाम के समय मैदान में घूमते हुए किशोरावस्था के एक मित्र से मुलाकात हुई। पहनावे में शेरवानी पायजामा होने के बावजूद पहचान गए। स्कूल में वह साथी जिसके साथ हमारी जीवन पर्यंत की मित्रता थी, वही फजलुर रहमान। हम दोनों लगभग एक साथ ही एक दूसरे को पहचान गए और स्नेह में गले मिल गए। फजलू, अजीत। कुछ समय बाद बाहुबद्धता से मुक्त होकर मैं 2 कदम पीछे हटकर फजलू की ओर सिर बढ़ाते हुए बोला, ले फजलू, छुरी निकाल, ये गर्दन बढ़ाकर खड़ा हूँ। फजलू ने अपने हाथ की मोटी लाठी मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ये ले लाठी, मार दे मेरे सिर पर, तुम्हारे लिए कोई असंभव काम नहीं। फिर हम घास पर बैठ गए और फजलू का परिचय व्योमकेश से कराया। फजलू अब पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता है और कट्टर पाकिस्तान समर्थक, इसलिए जोरदार बहस छिड़ गई। कोई किसी को ढील नहीं दे रहा था। अंत में फजलू बोला, व्योमकेश बाबू, अजीत से बहस करना व्यर्थ है, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप तो बुद्धिमान आदमी हैं, बताइए दोष किसका, हिंदू का या मुसलमान का? व्योमकेश ने उत्तर दिया, एक भस्म और चारा, दोष गुण किसका? किसी का नहीं। उस दिन घूमते फिरते देर हो गई। इसके बाद कुछ दिनों तक फजलू के साथ मुलाकात होती रही। उसने हमें अपने घर आमंत्रित किया और खाने पर भी बुलाया। उन्मादी हिंसा का दहाड़ फिर शुरू हो गया। पहले नोआखाली, फिर बिहार। उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। फजलू ने इस हिंसा के ज्वाला यज्ञ में अपने प्राण अर्पित किए। वह सच्चा और निडर पुरुष था। जो मानता था उसे जोर से बोल देता था। शायद इसलिए ही उसे मरना पड़ा। कुछ दिनों बाद मौसम ठंडा होने पर हम पटना सिटी में इशाक साहिब के पास गए। वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनकी दुकान आधी हालत में थी। एक भस्म और छर, दोष गुण किसका, इसका पता नहीं। अब व्यक्तिगत छोटे छोटे मामलों पर लौटते हैं। इस बीच कोलकाता से विकास दत्त का पत्र आया। उसमें लिखा था, सत्कार सहित प्रणाम, पुतीराम से आपकी सही पता लेकर यह पत्र लिख रहा हूँ। आशा है आप शीघ्र लौटेंगी। मैं अब मास्टरी कर रहा हूँ। दयालहरी मजूमदार का लगभग 8-9 साल का एक साधारण अकाल बुद्धि बच्चा है, उसे पढ़ाता हूँ। वेतन 5 रुपये। सुबह और शाम पढ़ाने जाता हूँ। बच्चा हड्डी बज्जात है। इतना चतुर और तेज़ मैंने आज तक नहीं देखा। घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ वो देखता है। दयालहरी मजूमदार ढाका का रहने वाला है। वहाँ बीमा का काम और भी कुछ करता था। साल भर पहले राजनीतिक उथल पुथल की चेतावनी पाकर वो पहले ही भागकर कोलकाता आ गया। उसके अलावा केवल बेटी और बच्चा है। वह व्यक्ति संशयशील और धूर्त है। बेटी शिवली शांत और नेकदिल है। बाहर से लगता है विदुषी, लेकिन वास्तव में नहीं। अच्छा गाती है, दिन रात संगीत में लगी रहती है। उसने ग्रामोफोन पर भी गीत गाए हैं। उसके अलावा पैसे लेकर सभा समारोह में गाती है। शिवली की कमाई से शायद घर चलता है। बूढ़ा कुछ खास काम नहीं करता। आपने अनादि हलदर और प्रभात, ये दोनों नाम याद रखने के लिए कहा था। अनादि हलदर के बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन प्रभात की खबर मिली है। कुछ महीने पहले प्रभात का शिवली के साथ विवाह तय हुआ था, लेकिन बाद में वह टूट गया। विवाह टूटने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन संदेह है कि इसमें कोई गुप्त बात हो सकती है। विवाह टूटने से पहले प्रभात अक्सर आता था और विवाह टूटने के बाद भी एक बार आया। दयालहरी मजूमदार ने उसे अपमानित कर घर से भगा दिया।
उसी घर में एक आदमी का अक्सर आना जाना है। उसका नाम जगदानंद अधिकारी है। वो शिवली को संगीत सिखाने का बहाना बनाकर आता है, लेकिन उसका उद्देश्य साफ नहीं है। संगीत सिखाने के अलावा वह अन्य प्रकार की निकटता चाहता है। अभी के लिए इतनी जानकारी है, नई खबर मिलते ही सूचित करेंगे। आप कब लौटेंगे? मेरा सही पता नीचे दिया है। प्रणाम सहित विकास दत्त। विकास के पत्र में नई जानकारी खास नहीं है, पहले से ज्ञात बातें ही पुनः पुष्ट हुई है। इसी समय पटना में हमारे कुछ दिन व्यतीत हो चुके थे और कोलकाता लौटने की तैयारी हो रही थी। तभी दिल्ली से व्योमकेश के नाम एक पत्र आया। उसमें बताया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उनसे मिलना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई ने कैसे व्योमकेश का नाम जाना? क्यों उनसे मिलना चाहते थे? इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। उस समय राजनीतिक वातावरण घने अंधकार और अशांति से भरा हुआ था, जैसे आकाश में काले बादल और बीच बीच में बिजली चमक रही हो। व्योमकेश मुझे पटना में छोड़कर अकेले दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने क्या किया, ये पूरी तरह से मेरे लिए ज्ञात नहीं हो पाया।